हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। आई एम वानिया नरेन, योर एजुकेटर फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारी सी, अच्छी सी, बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सी पोएम के ऊपर। पोएम या पोम, जैसा भी आप चाहें उसको बोलना, दोनों बोल सकते हैं। दोनों ही क्या बोलते हैं उसका, प्रोनाउंसिएशन एक्सेप्टेबल है। ऑफ कोर्स हम बचपन से पोएम बोलते थे तो हम पोएम बोलते हैं, आप लोगों की जनरेशन पोम बोलती है तो आप लोग पोम बोल सकते हैं। ऑलराइट, अब सबसे पहले जो है वेलकम जो है कौन करने आता है आप जानते हैं, हमारा प्यारा सा क्यूट सा गोलू मोलू सा और इतना प्यारा सा हमारा मैस्कॉट बाहें फैला के आपको वेलकम करने आ गया है। और ले जा कहाँ रहा है आज अपने साथ हमें ले जा रहा है पेड़ों की दुनिया में। ऑफ कोर्स आप ये देख के समझ गए हैं, वी आर गोइंग टू द फॉरेस्ट एंड दैट इज विद द पोएम विच इज द ट्रीज। और ये है आपका चैप्टर नंबर 8। अगेन वन शॉट है। वन शॉट का मतलब आप समझते हैं कि कोई एक चीज हम लेते हैं एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट थिंग इन होलिस्टिक मेजर्स। ठीक है, मतलब हम पूरी पढ़ाई उसके ऊपर करते हैं, हम हर चीज उसमें समझते हैं पूरे स्पेक्ट्रम में, हम क्या बोलना चाह रहा है, क्या थॉट प्रोसेस है, क्या एक्सप्लेनेशन है, क्या पोएटिक डिवाइसेस हैं, क्या क्वेश्चन आंसर्स हैं। वी आर ट्राइंग टू कवर एवरीथिंग देयर। ऑलराइट, सो दिस इज आवर poem that we are going to study for class 10th. Of course you understand, and the name of the poem is The Trees. all right, ये जो प्यारा सा बड़ा सा आपको यहाँ पे पेड़ दिख रहा है, छायादार वृक्ष दिख रहा है, कहानी उनके ऊपर है। ठीक है, रिच ने ये किताब पोएम लिखी है और बहुत थॉट प्रोवोकिंग पोएम इसलिए है क्योंकि आपको ये पेड़ों की जो लाइफ है, हमने किस तरह से डिफॉरेस्टेशन किया है, हमने कितना ज़्यादा पेड़ों को काटा है, हमने कितनी ज़्यादा क्षति पहुंचाई है फॉरेस्ट को, उसके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। ऑलराइट, लेट अस कम टू दिस पॉइंट। इंट्रोडक्शन क्या है लेसन का, हम पहले ये समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, पोएम का एक सिंबॉलिक मीनिंग है। ट्रेस जो है बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं डिफॉरेस्टेशन की बात हुई है, किसी ना किसी तरह पे हमने ये बात की है कि हमने कितनी क्षति पहुंचाई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम टू द लाइफ बेयरर्स। लाइफ बेयरर्स मींस पेड़ों का अगर हम बोलते हैं तो लाइफ बेयरर बोलते हैं, है ना। जीवन की उत्पत्ति जो है वो पेड़ों से हुई है, राइट। और इसी तरह मेटाफोरिकली हम लाइफ बेयरर किनको बोलते हैं, विमेन को, राइट। वी द विमेन आर द लाइफ बेयरर ऑफ द अर्थ, ये बात कही जाती है। सो अगेन जब हम बात करते हैं सिंबॉलिज्म बहुत ज्यादा है इस पोएम में। इसके अलावा हम एक्सटेंडेड मेटाफर जो है यहाँ पे यूज किया गया है। ऑलराइट, मेटाफर पोएटिक डिवाइस है। ऑफ कोर्स अभी तक तुम लोग बहुत यूज्ड टू हो गए होंगे। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मेटाफर एंड सिमिली। देखो क्या होता है, कंपेरेटिव जब हम करते हैं ना किसी भी चीज़ का, जब हम कंपैरिजन करते हैं तो उनको हम सिमिली या मेटाफर बोलते हैं। ठीक है, सिमिली या मेटाफर बोलते नहीं है, मतलब किस तरह से कंपेयर होता है। जैसे ये एग्जांपल मैं बार बार बताती हूँ, जो नए बच्चे हैं उनको पता चल जाएगा। जैसे मैंने किसी को कहा शी इज़ एज ब्यूटीफुल एज अ रोज़, ठीक है, तो अगर मैंने कहा शी इज एज ब्यूटीफुल एज अ रोज, तो एज अ रोज क्या हुआ, ये हो गया हमारा सिमिली। और मैंने कहा कि शी इज लाइक अ रोज, तो भी वो हो गया हमारा सिमिली। लेकिन अगर मैंने कहा शी इज अ रोज, तो वो हो गया हमारा मेटाफर। क्लियर हो गया डिफरेंस। ठीक है, मतलब किसी चीज को आप सीधे सीधे किसी नाम से संबोधित कर दें तो वो हो गया हमारा मेटाफर। तो यहाँ पे आप मेटाफोरिकल रेफरेंस जो है वो समझ पा रहे हैं। द पोएट सेज दैट वुमेन हैव रेस्टेड, हील्ड एंड रिकवर्ड एंड आर रेडी फॉर देयर प्राइमरी पर्पस टू रिन्यू द एम्प्टी फॉरेस्ट ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, समझ में आया कितनी गहरी बात है। ठीक है, दो लेवल पे बात की जा रही है और दोनों ही लेवल पे बहुत ही गहरी बात की जा रही है। जब आप ट्रीज़ की बात कर रहे हैं तो आप बात कर रहे हैं कि अब ट्रीज़ जो हैं वो वापस हील हो गए हैं, हमने उनको काट के जंगलों से निकाल दिया, हमने डिफॉरेस्टेशन किया, बट नाउ ट्रीज़ आर रेडी टू गो बैक टू देयर होमलैंड विच इज़ फॉरेस्ट। एंड सिमिलरली women have healed, they have grown, they have become more resistant, and now they are recovered and are ready to take on the world and ready for their primary purpose, which is to renew the emptiness of the mankind. Is it okay? Now let us come to the poem. देखो, ये बात मैं बार बार बोलती हूँ कि जब हम कोई प्रोज पढ़ते हैं तो द बेस्ट वे टू रीड अ प्रोज इज, आप उसको मन में पढ़िए, एंड द बेस्ट वे टू रीड अ पोएम और द पोम इज व्हेन यू रीड इट अलाउड। ठीक है, तो उसकी जितनी सिम्फनीज हैं वो हमें क्लियर होती हैं, जितना जो आप कह सकते हैं ना एक आप फ्लो जो है वो आपको महसूस होता है। So that is very important. Now when we read it, excuse me, the trees inside are moving out into the forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow.
the forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. Right? तो यहाँ पे बात क्या हो रही है, अगर हम देखते हैं तो बात हो रही है, एक बहुत सीधी सीधी सी संबोधन जो है वो कहा जा रहा है कि पेड़ों को, जो पेड़ जो थे, जो फॉरेस्ट में लगते थे, जो 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 शान हुआ करते थे जंगलों की, फॉरेस्ट की, वो वहाँ से हटा दिए गए थे. They were moved away from there, right? They were taken away from there, or they were simply deforested. They were simply cut down, right? For the goodness of, or for the benefit, not really goodness, but for the benefit of the mankind, right? लेकिन आज की डेट में जब हम बात करते हैं, the tree inside are moving out into the forest that was empty all these days, वो जंगल जो कि आज तक खाली वीरान पड़े थे, ठीक है, जहाँ पे कोई चिड़िया, अब कोई ब्रांचेस नहीं बची थी जहाँ पे आके कोई चहकती हुई चिड़िया बैठ सकती थी, या कोई ऐसी छुपने वाली जगह नहीं बची थी जहाँ पे इंसेक्ट जाके छुप सकते थे. ऑलराइट, नो सन bury its feet in shadow. अब कोई ऐसी जगह नहीं बची थी जहाँ पे छाव या धूप छाव वाला मंजर होता. राइट? The forest was empty all these nights would be full of trees by morning. वो पेड़ जो अभी तक बिल्कुल वीरान खाली पड़े थे, रात में सुनसान पड़े थे, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि वहाँ पे कोई लाइफ नहीं थी, वो दोबारा जीवंत होने वाले हैं by the morning. Right? This is what they are saying. Now, all night the roots work to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. The leaves strain toward the glass, a small twig stiff with exertion, long cramped boughs shuffling under the roof like newly discharged patients, half-dazed, moving to the clinic door. Now, I sit inside, doors open to the veranda, writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines in the sky still open. The smell of leaves and lichen, it still reaches like a voice into the room. My head is full of whispers which tomorrow will be silent. Listen, the glass is breaking. The trees are stumbling forward into the night. Winds rush to meet them. The moon is broken like a mirror. Its pieces flash now in the crown of the tallest oak. Oak क्या है आपको मालूम है, बहुत लंबा सा एक पेड़ होता है जिसके छोटे से बीज होते हैं जिनको अकॉन्स बोलते हैं, ठीक है, और उनसे कहा जाता है फ्रॉम द स्मॉल अकॉन्स द टॉल ओक्स ग्रो, इसलिए कहा जाता है. ऑलराइट, अब जब हम इसकी बात करते हैं तो मैं आपको सबसे पहले हम बात कर लेते हैं. ये पोएम हमने एक बार पढ़ ली है, हम इसको दोबारा एक बार फिर से चीज़ों को सेकंड उससे हम पढ़ते हैं, क्योंकि फर्स्ट तो हमने बहुत अच्छे समझ लिया, सेकंड से हम पढ़ना कुछ चालू करते हैं. ऑल नाइट द रूट्स वर्क, मतलब रात भर जो रूट्स हैं वो काम करती हैं, किसमें, इंगेज करने में. जो क्रैक्स आ गए हैं ना वरांडा फ्लोर में, उनसे मतलब कहीं ना कहीं वो हीलिंग का काम कर रही हैं, कहीं ना कहीं वो डिसंगेज करने का काम कर रही हैं जो क्रैक्स वरांडा फ्लोर में. अब अगेन ये जो पेड़ हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं ये जंगलों में नहीं है, ठीक है. नाउ व्हाट वी आर रेफरिंग टू, इनकी जिनकी हम बात कर रहे हैं इनको जंगलों से निकाल दिया गया है. अब ये जो घरों में लगते हैं पेड़, जो आसपास घरों के लगते हैं, उनका रेफरेंस आ रहा है यहाँ पे, ठीक है. नैरेटिव आप समझ पा रहे हैं कि ऑथर ने फर्स्ट पर्सन नैरेशन में लिखा है, ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है. द लीव स्ट्रेन टुवर्ड द ग्लास, अ स्मॉल ट्विग इज स्टिफ विद एक्सर्शन, ठीक है, मतलब स्टिफ विद एक्सर्शन मतलब एग्जॉस्ट हो गई है एक्सर्शन से. ऑलराइट, लॉन्ग क्रैम्ड बाउज शफलिंग अंडर द रूफ लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, half dazed, moving to the clinic doors. All right? Now, I sit inside. अब यहाँ पे कौन बोल रहा है? पोएट, अपनी जो पोएटिस है अपनी, वो अपनी भावनाएं यहाँ पे व्यक्त कर रही हैं. I sit inside, doors open to the veranda, writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines, and the sky is still open. The smell of leaves and the lichen still reaches like the voice into the rooms. देखिए, इस तरह का कोई आपको एक नज़ारा जो है आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि वो राइटर जो हैं वो बैठी हैं और वो लिख रही हैं वरांडा में बैठ के, वो लॉन्ग लेटर्स लिख रही हैं, and she is still not really fully aware of the fact that you know the scarcely mention the departure of the forest from the house. आप एक तरह से कह सकते हैं that you know that feeling, that thing, that the forest or the trees are moving back to the forest, उसके बारे में कहीं ना कहीं इसमें जिक्र किया गया है. Right? My head is full of whispers which tomorrow will be silent. आज मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं and बहुत सारी आपस में कुछ आप कह सकते हैं उधेड़ बुन की हालात हैं जो चल रहे हैं, but वो कल बिल्कुल शांत हो जाएगा. Right? Everything will drop silent tomorrow. Listen, the glass is breaking. The trees are stumbling forward into the night. Winds rush to meet them. The moon is broken like the mirror. Its
its pieces flash now in the crown of the tallest oaks. ठीक है, अब क्या हो रहा है? The moon is broken like the mirror. और बहुत खूबसूरत, अगर आप ये लाइन पढ़ते हैं तो इट इज़ अ ब्यूटिफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द मून, जो कि ओक्स, जो बड़े बड़े ओक्स लगे हैं उनके बीच में से जो रिफ्लेक्शन आ रहा है मून का, उसके ऊपर बात करी जा रही है। ठीक है, द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक। मतलब जो पेड़ों के पीछे, मतलब जो ओक्स लंबे लंबे हैं उसके पीछे से जो मून दिख रहा है ना, उसके ऊपर ये बताया जा रहा है, उसका जो नज़ारा है वो यहाँ पे विजुअलाइज या इमेजरी जो है यहाँ पे ड्रॉ की गई है। ऑलराइट, नाउ अगर हम ये पढ़ते हैं तो हमें एक बहुत सिंपल सी चीज़ समझ में आती है। द ट्रीज की अगर हम बात करते हैं, पहली लाइन में जब हम उसको स्टार्ट करते हैं पढ़ना, वी अंडरस्टैंड कि कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ रिमोर्स उसमें हमें फील होता है। राइट, सेंस ऑफ रिमोर्स इन द सेंस कि आपको ये चीज़ महसूस हो रही है कि भाई पेड़ों की हम बात कर रहे हैं, जो डिजर्टेड फॉरेस्ट है वहाँ से हमने बात की, और उनकी बात करते करते कि वो किस तरह डिजर्टेड हैं, किस तरह वहाँ पे अब कोई ऐसे डाल या डगाले नहीं बची हैं जिन पे चिड़िया बैठ सकती हों, या कोई ऐसे हाइड आउट्स नहीं बचे हैं जहाँ पे इंसेक्ट छुप सकते हों। वहाँ से लेके हम उनकी पूरी जर्नी, जो हमने उनको घरों में लगा लिया है और जिस तरह से फॉरेस्ट को हमने खाली कर दिया है, बेजान कर दिया है, वीरान कर दिया है, किस तरह से वो वापस अपने घरों को लौट रहे हैं, और किस तरह से जो लास्ट की अगर हम कंक्लूसिव लाइंस की बात करते हैं तो किस तरह से वो लंबे लंबे ओक्स के पीछे से चांद जो है वो हमें झांक रहा है या हमें देख रहा है, उसकी बात हो रही है। राइट, सो इट इज़ अ ब्यूटिफुल explanation, it's a beautiful story and a beautiful journey that has been taken, that we have been taken on to by the poet, and the poet is of course Adrienne Cecil Rich. इनकी अगर इनकी लिखी हुई पोएम है ये। 16 मई 1929 को इनका जन्म हुआ मेरीलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। अमेरिकन पोएट, एसेइस्ट और फेमिनिस्ट इनको माना जाता है। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने विमेन लिबरेशन के ऊपर काफ़ी काम किया, और इन्होंने काफ़ी कुछ फॉर द विमेन इक्वालिटी के ऊपर इन्होंने काफ़ी अच्छे एसेज लिखे, काफ़ी सशक्त इनकी राइटिंग मानी जाती है। एंड ऑफ कोर्स अगर आप कहते हैं कि कई क्रिटिकल अप्रिसिएशन जब होता है तो उनका ये कहना है कि ट्रीज की जो ये पोएम है वो ना सिर्फ नेचर के ऊपर डिपेक्ट करती है, पर जैसा मैंने आपको कहा कि कहीं ना कहीं वो वुमेनहुड को भी रिफ्लेक्ट करती है। और ये बात कहीं ना कहीं अंडर करंट इसलिए भी आता है क्योंकि रिच की जो राइटिंग है वो कहीं ना कहीं उसका अंडर करंट जो होता था वो फेमिनिज्म होता था। ऑलराइट, फेमिनिज्म ऑफ कोर्स यू अंडरस्टैंड व्हेन वी टॉक अबाउट फेमिनिन पावर्स, व्हेन वी टॉक अबाउट एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, एंड दैट इज व्हाई वी आर प्रिज्यूमिंग कि अगर रिच की राइटिंग है तो उसमें एक आप कह सकते हैं जो आप अंडर करंट मान सकते हैं, या आप एक सेकंड मैसेज या एक सटल मैसेज जो है वो आपको कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, जो कि आपको रिच की पोएट्री में, जो कि बात वो ट्रीज की कर रही है लेकिन उसका सिंबॉलिक रेफरेंस जो है आपको कहीं ना कहीं काहे में नजर आ रहा है, आपको वुमेनहुड के बारे में भी बात करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, शी वॉज कॉल्ड वन ऑफ द मोस्ट read and influential poet of second half of the 20th century and was credited with bringing the oppression of women and lesbians to the forefront of poetic discourse. She died on 27 March 2012 in California, United States. हम आपको ये भी बता दूं कि ये जब आप बात करते हैं गे राइट्स की या लेस्बियन राइट्स की, उसकी बहुत बड़ी वॉलंटियर के तौर पे भी जानी जाती हैं, और उन्होंने राइटिंग में बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि एक तरह से नॉर्मलाइज करने की कोशिश की थी होमोसेक्सुअलिटी को। राइट, उन्होंने कहीं ना कहीं जब आप बात करते हैं हेट्रोसेक्सुअलिटी और होमोसेक्सुअलिटी, इनको कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज करने की कोशिश की थी, एंड शी ट्राइड कि देयर इज़ नॉट अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू, इट इज़ ओनली अबाउट द प्रेफरेंसेस एंड हाउ यू आर मेड। राइट, तो उनकी राइट्स के लिए जब आप बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा बड़ी एक्टिविस्ट के तौर पे इनका नाम जाना जाता है। और ऑपरेशन, किसी भी प्रकार का ऑपरेशन, चाहे वो फीमेल अगर आप बात करते हैं वुमेनहुड पे, चाहे वो आप मेंटल हो, फिजिकल हो, सेक्सुअल हो, किसी भी प्रकार के ऑपरेशन की बहुत बड़ी आप कह सकते हैं एक वॉइस रही, जो एंटी ऑपरेशन के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। बहुत उन्होंने अच्छे कई चर्चित एसेज उन्होंने लिखे, कई आर्टिकल्स उन्होंने लिखे। उनकी राइटिंग, उनकी पोएम्स में वो सब कुछ जो है बहुत ईजिली आपको रिफ्लेक्ट होते हुए नजर आता है। नाउ अब इसकी हम जब थीम की बात कर रहे थे,
राइट। द पोएम में जब हम बात करते हैं द ट्रीज की, तो ये डिस्क्राइब कर रही हैं उनके खुद के व्यूज़, ठीक है, उनके अपने व्यूज़। ये बहुत ही सब्जेक्टिव पोएम है। यहाँ पे जैसे मैं लिख दूँ कि इट इज़ अ वेरी वेरी सब्जेक्टिव पोएम। एंड ऑफ कोर्स जब पोएम लिखी जाती है तो मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि पोएम में सब्जेक्टिविटी का एंगल हमेशा काफ़ी ज़्यादा होता है। सब्जेक्टिविटी का एंगल मीन्स जो पोएट या पोएटिस जो भी अपनी बात कह रहे हैं, जो भी वो बात कहना चाहते हैं, वो बात किस तरह से बोली जाए, वो बात किस तरह से एक्सप्रेस की जाए, उनके खुद के विचार, उनके खुद की भावनाएं जो हैं वो हमेशा पोएट्री के थ्रू बहती हैं। इट इज़ ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट वे टू वेंट आउट देयर डीप सीटेड feelings and emotions via words, right? उसको हम कहते हैं poetry. That is why poetry is always known as the expression or the venting out of the emotions. That is very important, first thing. Second thing, जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे उन्होंने अपने विचार जो हैं वो ना सिर्फ ट्रीज़ और फॉरेस्ट या लव फॉर नेचर के लिए बात की है, लेकिन आप कहीं ना कहीं आपने ये भी बात की है कि आप किस तरह से उसको इक्वेट कर सकते हैं, दो चीज़ों को, दो अलग अलग पैरेलल्स को आप एक साथ जोड़ के भी देख सकते हैं, ये भी एक बात की गई है, ठीक है। मतलब ये थीम में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इस थीम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके अंडर करेंट्स कैसे होते हैं। जब एक लाइन लिखी जाती है ना, मतलब जब आप हमेशा मैं ये बात बोलती हूँ कि जब तुम लोग क्योंकि लिटरेचर पढ़ रहे हो या इंग्लिश पढ़ रहे हो तो इसमें ना साइंस तुम्हारा एक सब्जेक्ट होगा, राइट, मैथ्स तुम्हारा एक सब्जेक्ट होगा जिसमें तुम्हें सिखाया जाता है कि भाई 2 और 2 4 होते हैं, राइट। लेकिन जब आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं जो कि लिटरेचर का हिस्सा है, जब कोई चीज़ ऐसी पढ़ रहे हैं जो कि साहित्य का हिस्सा है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे अंग्रेज़ी हो, चाहे किसी और भाषा का साहित्य हो, उसमें कभी भी मैथमेटिकल एक्यूरेसी नहीं आती, ठीक है। और इसी वजह से उसमें मार्क्स गेन करना मुश्किल होता है, क्योंकि अगर आपने मैथ्स में किया और आपने फॉर्मूले सही लगाया और आपका जो आंसर है वो सही आ रहा है, जो सोल्यूशन है, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अंग्रेज़ी में या हिंदी में हमेशा आपको कन्फ्यूजन होगा कि कभी भी पूरे नंबर नहीं दिए जाते। क्यों नहीं दिए जाते? क्योंकि आपके विचार और मेरे विचार एक ही टॉपिक पर बहुत डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 और 2 4 हो ये ज़रूरी नहीं है, 2 और 2 5 भी हो सकते हैं, 2 और 2 6 भी हो सकते हैं, 2 और 2 0 भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि आप उसको किस तरह से लिख रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे कितने आप एक वेरियस व्यू पॉइंट आप समझ सकते हैं, कितनी डाइवर्स आपकी सोच जा सकती है। दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी क्रूशल स्टेप, राइट। और उसको आप जितना ज़्यादा किसी भी पोएम को आप कितना ज़्यादा क्रिटिकली अप्रिशिएट कर पा रहे हैं, क्रिटिकल अप्रिसिएशन एक लिटरेचर का एक बहुत बड़ा एक पूरा सब्जेक्ट है, राइट, लाइन ऑफ थॉट है जिसके ऊपर काम किया जाता है। आप किसी को कितना ज़्यादा सब्जेक्टिवली आप उसको स्टडी कर पा रहे हैं, मतलब कोई चीज़ जो एक आम आदमी सोच रहा है आप उससे अलग हटके क्या सोच पा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको हर चीज़ में याद रखना, जब भी कोई भी लिटरेचर पढ़ रहे हो उस बात को हमेशा याद रखना कि अपना व्यू पॉइंट हमेशा अपने पास रखना, राइट। मतलब मैं आपको अगर कोई चीज़ समझा रही हूँ बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें आप अपना क्या इनपुट दे रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। जैसे फेमिनिज्म का जो पार्ट है, वो फेमिनिज्म का पार्ट आपको हर जगह नहीं मिलेगा। अगर आप सीधे सीधे वो 20 प्रश्न उठा के ढूंढेंगे और सोचेंगे तो वो नहीं मिलेगा, राइट। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो हमारा टेक है उस पर, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव। नाउ यहाँ पे जब मैंने बात की है ट्रीज फ्रॉम द पोएट हाउस आर गोइंग टू द फॉरेस्ट टू फ्री देमसेल्व्स, अब यहाँ पे एक और अगर मैं इसकी थीम की बात करूँ तो इसमें थीम जो है मेरे हिसाब से, अगर मैं इसमें थीम की बात करती हूँ तो पहला थीम जो है इसका वो ये है नेचर, ठीक है। दूसरा थीम अगर मैं इसमें बात करती हूँ, ये मिटा देते हैं इसमें अगर मैं पहला थीम बात करती हूँ तो वो है नेचर। दूसरे थीम की अगर मैं बात करती हूँ तो आप एक बात कर सकते हैं पैरेललिज्म विथ वुमेनहुड, पैरेलल टू वुमेनहुड, ठीक है। थर्ड अगर मैं बात करती हूँ तो एक आप ये कह सकते हैं नेचर वर्सेस मैनकाइंड, ठीक है, नेचर वर्सेस मैनकाइंड, ठीक है। तीसरी थीम हो गई। चौथी थीम इसकी हो गई जो सबसे इंपॉर्टेंट थीम है, वो है लिबरेशन एंड फ्रीडम, ठीक है। तो सबसे कितनी थीम हो गई इसमें? पहली आपका नेचर हो गया, सेकंड हो गया आपका पैरेलल टू द वुमेनहुड, थर्ड आपकी थीम हो गई नेचर वर्सेस मैनकाइंड, एंड फोर्थ आपकी थीम हो गई लिबरेशन एंड फ्रीडम। एंड सबसे इंपॉर्टेंट थीम जो है वो है इसकी लिबरेशन वर्सेस
फ्रीडम, ठीक है, जो आपको नज़र नहीं आ रही लेकिन अंडर करंट में वही बात हो रही है कि यहाँ पे जब आप बात करते हैं नेचर इज क्वाइट हैप्पी विद एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड ट्रीज फ्रॉम द पोएट हाउस आर गोइंग आउट ऑफ द फॉरेस्ट टू फ्री देमसेल्व्स, सो द पोएट इज सैड ऑन देयर डिपार्चर, बट कहीं ना कहीं पोएट ऑल्सो नोज दैट इट इज फॉर द राइट कॉज, ठीक है। तो फ्री देमसेल्व्स, वो अपने आप को आज़ाद करने वाले हैं, जो कि हमने बंधन में उनको बांध दिया है, जो हमने अपने घरों के आसपास लगा दिए हैं, उनसे उनका घर छीन के। तो कहीं ना कहीं लिबरेशन और फ्रीडम की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने घर को वापसी कर रहे हैं, राइट। इट इज़ अबाउट रिटर्निंग बैक टू देयर रूट्स। तो इसमें अगर आप पाँचवीं बात करते हैं तो इसमें आप ये भी लिख सकते हैं, रिटर्निंग बैक, ठीक है। तो अगर आपसे मैं थीम पूछूंगी या कोई भी आपसे थीम पूछेगा तो आप इतनी थीम इस पे वर्क कर सकते हैं। पहला हो गया नेचर, दूसरा हो गया पैरेलल टू वुमेनहुड, तीसरा हो गया नेचर वर्सेस मैनकाइंड, फोर्थ हो गया लिबरेशन एंड फ्रीडम, एंड फिफ्थ इज रिटर्निंग बैक, राइट, रिटर्निंग बैक टू होम या रिटर्निंग बैक टू रूट्स। रिटर्निंग बैक टू होम वुड बी अ बेटर आइडिया, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई हैं? All right, now let's come to the other one. ये आई एम श्योर आप इसमें इतनी पॉइंट्स को आप मार्क कर सकते हैं, इतने पॉइंट्स को आप मार्क करेंगे, इट विल बी अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। आप इतने पॉइंट्स को मार्क करके लिखेंगे ना, ये चीज़ें आपको कहीं किसी उसमें नहीं मिलेंगी, ये जो मैंने आपको बताया ये कहीं आपको किसी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेंगी। ऑल राइट, सो इसको अपने हिसाब से अपने शब्दों में लिख के ढाल के लिख सकते हो। नाउ ये मिटा दूं मैं, ओके। नाउ द पोएट टॉक्स अबाउट ट्री सिम्बॉलिकली, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात समझ लो कि यहाँ पे सिम्बॉलिज्म की बात हो रही है, ठीक है। सिम्बॉलिज्म की बात हो रही है, मतलब एक तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि सिम्बॉलिज्म हम किसको कंसिडर करते हैं। एक तो हम इसको पोएटिक डिवाइस के तौर पे कंसिडर करते हैं, तो एक जो पोएटिक डिवाइस है वो तो हमें वैसे ही क्लियर हो गई कि सिम्बॉलिज्म है और इमेजरी है, ठीक है। सिम्बॉलिज्म एंड इमेजरी जो है यहाँ पे बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया वे में कवर की गई है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया है। नाउ अगर हम बात करते हैं, दे रेफर टू वुमेन हु have been healed and are ready to move out of their houses to fulfill their primary purpose to renew the forest of mankind, ठीक है। अब ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये हो गया इसका पहला पर्सपेक्टिव, ठीक है। ये हो गया इसका फर्स्ट पर्सपेक्टिव, ठीक है, कि आप इसमें बात कर रहे हैं किसकी, फेमिनिज्म की। ये हो गया इसका पहला पर्सपेक्टिव, ठीक है। दैट पोएट टॉक्स अबाउट ट्री सिम्बॉलिकली, दे रेफर टू वुमेन हु हैव बीन हील्ड एंड आर रेडी टू मूव आउट ऑफ देयर हाउसेस टू फुलफिल देयर प्राइमरी पर्पस व्हिच इज टू रिन्यू द फॉरेस्ट ऑफ मैनकाइंड। अब फॉरेस्ट ऑफ मैनकाइंड यहाँ पे अगर मैं ये बात कर रही हूँ तो यहाँ पे हमने इसको मेटाफोरिकली भी यूज करा है, ठीक है। तो मेटाफोरिकली भी हमने इसको यूज यहाँ पे किया है, ठीक है। आपको ये दो तीन चीजें क्लियर हो गई। अब इसका सेकंड पर्सपेक्टिव अपन पकड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे पैरेलल कैसे ड्रॉ किया गया है, पैरेलल ऐसे ड्रॉ किया गया है, पैरेलल कैसे ड्रॉ किया गया है ऐसे ड्रॉ किया गया है कि जिस तरह विमेन हैव रिमेन्ड इनडोर्स, जिस तरह औरतें बहुत सालों तक दबी कुचली अपने घरों में अपनी पोटेंशियल को रियलाइज ना करते हुए इंडोर रही हैं, उसी तरह ट्रीज जो हैं अगर हम बात करते हैं, उसी तरह अगर हम बात करते हैं, सो हैव द ट्रीज लीविंग फॉरेस्ट, उसी तरह अपने पूरे जो पोटेंशियल को ना रियलाइज करते हुए ट्रीज जो कि फॉरेस्ट को छोड़ के आ गए, उन्होंने फॉरेस्ट को एम्प्टी कर दिया है, ठीक है। द बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स आर रेंडर्ड शेल्टरलेस, ठीक है। यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया। अब हम आ जाते हैं सीधे फॉरेस्ट पे। अब हम इसका दूसरा एस्पेक्ट समझने की कोशिश करते हैं विच इज द नेचर, ठीक है। अब हम इसका जो एग्जैक्टली जो वर्ड्स हैं, अब हम इसके डिनोटेटिव मीनिंग पे जाते हैं जो कि एग्जैक्टली वहाँ पे लिखे गए हैं और जिस तरह से हमें डिनोट किए गए हैं, ठीक है। आप इसको इस तरह से जब आप लिखेंगे तो आप क्या कर रहे हैं, पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं, कंपेरिजन ड्रॉ कर रहे हैं। अब नेक्स्ट पे आप आ जाएंगे तो आप क्या करेंगे, आप सीधे डिनोटेटिव मीनिंग पे जाएंगे, ठीक है। अब सन रेज डू नॉट हैव द ट्री trunks and leaves to fall back and thus reach the earth. She says that the forest will be full of trees the next morning. और वो क्या कहती हैं कि भाई अब जो है बर्ड्स के पास बैठने के लिए डगाले नहीं हैं, इंसेक्ट्स के पास छुपने की जगह नहीं है, सन की अगर आप बात करते हैं उनके पास कोई ट्री ट्रंक्स नहीं है, या आप कह सकते हैं लीव्स नहीं है जहाँ से उनकी छनती हुई धूप जो है ज़मीन पर पड़े, ठीक है। लेकिन अब ये सब जो है नज़ारा सिनेरियो बदलने वाला है, बिकॉज फॉरेस्ट जो है नेक्स्ट मॉर्निंग तक वापस भर जाएगा। अब वो समय, वो घड़ी आ गई है कि फॉरेस्ट जो है वापस जीवंत
हो उठेगा। ठीक है, द रूट्स ऑफ द ट्रीज आर वर्किंग हार्ड। अब रूट्स क्या कर रही हैं ट्रीज की, जो कि इंडोर आ गए हैं, घरों में आ गए हैं, जंगलों से निकल के लोगों के घरों तक पहुंच गए हैं, वो क्या कर रही हैं, वहां पे ट्रीज जो है वो बहुत हार्ड वर्क कर रही हैं, बहुत मेहनत कर रही हैं टू डिसइंटीग्रेट, या अपने आप को अलग करने की या डिसएसोसिएट करने की अपने आप को फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द वरांडा, जहां पे उनको फिक्स कर दिया गया है, जहां पे उनको बांध दिया गया है या उनको रोक दिया गया है। ठीक है, द लीव्स एंड द ब्रांचेस आर मूविंग टुवर्ड्स द ग्लास विंडोज, और जो लीव्स हैं, जो ब्रांचेस हैं, जो कि खुले आकाश के लिए बनी थी, वो कोशिश कर रही हैं कहां पहुंचने की, ग्लास विंडोज तक पहुंचने की। ठीक है, ये मैं मिटा दे रही हूं सब कुछ। They are desperate to move out, just like the newly discharged patient who has not recovered completely moves to the exit door of the hospital in a hurry. अब वो बिल्कुल, उनको देख के आपको ऐसी फीलिंग आती है जिस तरह से वो तोड़ के निकलना चाहती हैं ग्लास विंडोज को, या आप कह सकते हैं एक जो बंधी हुई है जहाँ पे, जैसे वो निकलना चाहती हैं, आपको उनको देख के बिल्कुल वैसी ही फीलिंग आती है जैसे कोई पेशेंट जो कि पूरी तरह अभी रिकवर नहीं हुआ है अपनी बीमारी से, लेकिन फिर भी हॉस्पिटल से भागना चाहता है। मतलब उसके अंदर वो चीज़ आ गई ना कि भाई कोफ्त बैठ गई कि यार यहां से छूटो और भागो और घर जाओ वापस। तो बिल्कुल वो घर जाओ वापस वाली जो फीलिंग है ना, वो किस में आ गई है, वो ट्रीज में, पेड़ों में, लीव्स में, शाखाओं में आ गई है। ठीक है, द पोएट इज सिटिंग इन अ हाउस विद द डोर्स ऑफ द वरांडा ओपन, शी इज राइटिंग लेटर्स बट डज नॉट मेंशन दिस मूवमेंट ऑफ द ट्रीज। वो क्या करती हैं, पोएट्स कहाँ बैठी हैं, अपने घर के वरांडा में बैठी हैं, वो ये सब कुछ नोटिस कर पा रही हैं, सब कुछ महसूस कर पा रही हैं, सब कुछ कहीं ना कहीं देख पा रही हैं, और वो बिजी है अपने लेटर्स लिखने में, लेकिन वो ये सब कुछ जो है वो कहीं पे भी मेंशन नहीं कर रही हैं। ठीक है, ये सब बातें जो है वो इसका जिक्र कहीं पे भी नहीं कर रही हैं। शी इज जस्ट ऑक्यूपाइड इन अ ओन वर्ल्ड, इन अ ओन थिंग्स, एंड शी इज नॉट मेंशनिंग these things. Now, in the night time the sky is clear and bright moon is visible. अब रात का समय जो है वो हो गया है और आसमान जो है पूरी तरह साफ है, खुला हुआ है, और ब्राइट मून जो है वो विजिबल है। ठीक है, पूरी तरह से विजिबल है। She can smell the leaves and lichens which seems to be calling out desperately. अब यहाँ पे एक शी कौन है, यहाँ पे आप बात कर रहे हैं फर्स्ट पर्सन नैरेटिव आ चुका है यहाँ पे, जिसमें ये पोएम लिखी गई है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन नैरेटिव में पोएम कंपोज्ड है। ठीक है, नैरेटिव जो है वो कंपोजिशन है पोएम की, कंपोजिशन ऑफ द पोएम। ठीक है, फर्स्ट पर्सन नैरेटिव में, ये आप समझ गए हैं। तो यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, पोएट की या पोएटिस की। ठीक है, पोएट बोल सकते हैं हम सीधे सीधे। पोएट क्या कर पा रही है, स्मेल कर पा रही हैं लीव्स को और लाइकन्स को, जो कि ऐसा लग रहा है कि वो उन्हें डेस्परेटली आवाज़ दे रहे हैं या बुला रहे हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ महसूस होता है। शी हियर्स द ग्लास ऑफ द विंडो पेन ब्रेकिंग, वो आवाज़ सुनती हैं, वो ग्लास का जो विंडो पेन है वो टूट रहा है, वो विंडो पेन जो है वो ब्रेक कर रहा है ना। इट इज़ अबाउट वन मोर, अगर आप एक और चीज़ समझेंगे, इट इज़ एक फ्रेज होता है ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग, राइट। व्हेन यू से दैट यू हैव टू ब्रेक द ग्लास सीलिंग, इसका मतलब क्या होता है ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसी चीज़ का ये जो लाइन है इसको पढ़ के मुझे एक चीज़ याद आती है, ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग, टू ब्रेक द glass ceiling. What does this particular line in itself means? This is what you are going to tell me today. All right, now the trees are moving out and fast blowing wind embraces them. अब trees क्या कर रहे हैं, basically वो बाहर जा रहे हैं और बहुत तेज गति से चलती हुई जो winds हैं, जो हवा है, जो हवा का जो movement है वो महसूस हो सकता है, and it looks like they are happy to get them back and they are happily embracing the trees which are returning back, right? As the trees have reached the forest, the tall and the oak tree, अब जैसे आप एक तरह से आप ये मान सकते हैं, प्रिज्यूम्ड हमने कर लिया कि ट्रीज जो हैं वो वापस जो है फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पहुँच गए हैं, और वहाँ पे उनका स्वागत जो है वो विंड्स ने किया और उनको गले लगा के किया। और यहाँ पे जब आप देखते हैं तो द ट्रीज हैव रीच्ड द फॉरेस्ट एंड द स्ट्रॉन्ग
tall oaks overshadow the moon. It seems that the moon has been broken into several pieces. ये जैसे मैंने कहा था कि बहुत ही पिक्चरस्क, बहुत ही खूबसूरत डिपिक्शन है कि लंबे लंबे ओक्स के पीछे से मून जो है आपको झांकता हुआ दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि वो मून जो है कई टुकड़ों में बट गया है. बट यहाँ पे वो शैटरिंग या बीन ब्रोकन इनटू पीसेस जो है वो नेगेटिव नहीं है. इट इज अ काइंड ऑफ अ सूदिंग एंड वेरी वेरी calming kind of a thing all together. ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई है. नाउ लेट्स कम टू एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम. ये आपकी समरी थी मोटे तौर पे. अब हम इनकी एक्चुअली जो वर्ड्स की जो एक्सप्लेनेशन है हम उनको समझ लेते हैं. ठीक है, वर्ड्स की मतलब जो जो सेंटेंसेस, जो पूरे स्टैंजाज हैं, हम उनकी एक्सप्लेनेशन स्टैंजा वाइज समझ रहे हैं, ताकि कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी आपको लगता है कि भाई समथिंग यू आर मिसिंग अपॉन या कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं है तो आपको क्लियर हो जाएगी यहाँ पे. ठीक है. द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow, and the forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. ठीक है. अब यहाँ पे पोएट क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? पोएट ऑब्जर्व कर रहे हैं दैट द ट्री इन दिस हाउस आर मूविंग आउटसाइड इनटू द फॉरेस्ट. ठीक है, आपको ये जो है सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे इन लाइंस में समझ में आती है वो ये आती है कि ट्रीज जो हैं वो वापस मूव आउट कर रहे हैं. वो अपने आप को, रूट्स जो हैं अपने आप को उखाड़ रही हैं, डिसंगेज कर रही हैं वरांडा फ्लोर से, जिन्होंने उनको आज तक बांध के रखा था. जो लीव्स हैं वो क्या कर रही हैं, अपने आप को आप कह सकते हैं कि जो सीलिंग है उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रही है. ये हम सेकेंड स्टैंजा में पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि हम उसको पढ़ चुके हैं पूरी पोएम को तो हमें ज़्यादा आसानी से इन लाइंस का मतलब भी समझ में आ रहा है. ठीक है. अब उनके जो घर में, जो उनके हाउस में लगे हुए हैं, मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट व्हिच हैज बीन एम्प्टी फॉर अ लॉन्ग टाइम. ये हमें लाइन कहाँ से समझ में आ रही है? इस लाइन से, जो कि आप कहते हैं ना, द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग. तो ये कैसे होगा? क्योंकि ऑब्वियसली जो ट्रीज जो घरों में, आंगन में, वरांडा में लगे हैं वो वापस फॉरेस्ट तक पहुंच जाएंगे. ठीक है. नाउ the forest which has been empty for a long time, it is important to understand that the trees are not actually moving, but it has been used as an imagery by the poet to show that the destroyed forest and false nature that humans have tried to keep in their houses for creating a false impression of nature or for the decoration. अब इसमें एक और चीज़ समझ लो. ठीक है, कि ये लिटरल नहीं है, है ना. आप इसको लिटरल सेंस में नहीं समझ सकते. मतलब ये तो बहुत ही भयावह दृश्य हो जाएगा अगर पेड़ चल के वापस जाने लगे. बट ये एक इमेजरी है, ये एक आप कह सकते हैं एक एहसास है, या ये एक तरह से आप कह सकते हैं दिस इज़ दी डिज़ायर और एक अभिलाषा है. राइट. ये कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि ये कॉन्ट्रास्ट ड्रॉ करने की बात की गई है कि वो पेड़ जो आपने अपने घरों में लगा रखे हैं, जो आपको लगता है कि देखने में बहुत खूबसूरत हैं, आपके घर को खूबसूरती देते हैं, जो आपको डेकोरेशन पर्पज़ के लिए आपने लगा रखे हैं या ऑर्नामेंटेशन के लिए लगा रखे हैं, कहीं ना कहीं उनकी बात ये बोला जा रहा है कि जहाँ पे उनकी सही जगह थी वहाँ से तो हमने उनको काट दिया. ठीक है, वहाँ से हमने उनको काट के हटा दिया, जहाँ पे हमने डिफॉरेस्टेशन किया, जहाँ उनका घर था हमने वहाँ से उनको काट दिया और अपने घरों में लगा दिया जहाँ पे वो उनका दम घुटता है. बिकॉज उनको फ्रीडम नहीं है, उनको वो चीज़ें वो फ्री नहीं है वहाँ पर. उनको वैसी ज़मीन नहीं मिलती, वैसा खुला आसमान नहीं मिलता, वैसे फैलने की जगह नहीं मिलती. यहाँ पर उनकी ग्लास सीलिंग से आपके कहीं पेड़ टकरा रहे हैं, विंडो पेन से टकरा रहे हैं, यहाँ पे उनकी जड़ों को फैलने की उतनी जगह नहीं है, लेकिन हम उनको यहाँ ले आए. तो एक तरह से आप क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट जो है, एक इमेजरी ड्रॉ की जा रही है कि ये पेड़ जो है अगर इनका बस चले या ये चाहते हैं तो ये यहाँ से छूट के या फ्री होके निकलना चाहते हैं, वापस जाना चाहते हैं. सो दिस इज व्हाट इज बीइंग सेड ओवर हियर. ठीक है. अब इसमें कहा जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना. ठीक है, दैट इट इज नॉट टू बी टेकन इन अ लिटरल सेंस बट इट हैज़ टू बी टेकन एज एन इमेजरी. ठीक है, आपको ये समझना जरूरी है कि जो हमने इंसानों ने फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया है, डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट एंड फॉल्स नेचर दैट ह्यूमंस हैव क्रिएटेड, हमने एक स्यूडो नेचर क्रिएट कर लिया है. क्या बोलेंगे हम उसको? फॉल्स का मतलब एक और क्या वर्ड हो सकता है फॉल्स के लिए जो आप यूज कर सकते हैं? स्यूडो नेचर. ठीक है, एक स्यूडो नेचर जो आपने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, और आपने क्या किया है, हाउसेस को क्रिएट किया आपने फॉल्स इंप्रेशन नेचर या अपने डेकोरेशन का, उसमें वो दे आर नॉट हैप्पी, दे आर नॉट सेटिस्फाइड इन दैट थिंग. सिंस द फॉरेस्ट आउटसाइड वाज एम्प्टी, नो बर्ड कुड सिट ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्रीज, नो इंसेक्ट कुड हाइड इन द ट्रीज एंड सनलाइट कुड नेवर डिसअपियर अंडर द शैडोज ऑफ द ट्री. ठीक है, जो छनती हुई धूप नीचे आती थी अब वो चीज़ नहीं हो सकती. अब सनलाइट जो है वो सीधे पड़ती है, अब वो पाचिंग सनलाइट जो है, स्कॉचिंग सनलाइट जो है वो पड़ती है. ठीक है. The poet says that the trees are moving out, the forests which were empty all these nights will be
ऑफ द ट्रीज विच विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय द मॉर्निंग। ये एक तरह से पोएट की आप कह सकते हैं उनकी राइटिंग का या उनका एक इमेजिनेटिव वे है टू see how we have moved away from the life and the nature. Now, all night the roots worked to disengage themselves from the crack in the veranda floor. The leaves strained toward the glass, a small twig stiff with exertion, long cramped bough shuffling under the roof like newly discharged patient, half dazed, moving to the clinic doors. ठीक है, मतलब आपको यहाँ पे ये लाइन्स अगर आप पढ़ रहे हैं, it seems like the trees work silently in night in order to complete their mission of getting free by the morning. ठीक है, boundaries of the house, कि वो boundaries जो एक कह सकते हैं जो limitation है जो उनको बांध के रखा हुआ है उससे वो टूटने की कोशिश कर रहे हैं, अलग हटने की कोशिश कर रहे हैं, डिसएंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो क्या कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से उनकी जो रूट्स हैं वो कोशिश कर रही है कि वो जो वरांडा की जो ज़मीन है, जो फ्लोर है जिसने उनको बांध के रखा है, वो कहीं से उसको डिसएंगेज कर सके और अपने आप को फ्री कर सके, राइट, ताकि वो मूव कर सके। इसमें उन्होंने क्या बात और भी कही है, आप ये कह सकते हैं कि वो पूरी रात tirelessly वर्क कर रहे हैं टू disengage themselves from those floor, those concrete floors जिन्होंने उनको बांध के रखा है, through the cracks on the veranda floor. The leaves of the trees try very hard to put a lot of pressure on the glass window so they could break it and go outside. अब वो जो trees हैं वो अपने आप को क्या कर रहे हैं, जो leaves हैं वो exert कर रही हैं, like they are really exerting themselves and they are really want to break those glass जो panes हैं, window panes हैं, उनको तोड़ने की, ताकि वो उनसे move out कर सकें या वहाँ से बाहर निकल सकें, right? It is like आपको कहीं से निकलना है तो अगर आपको कोई दरवाजे में या कमरे में बंद कर लेगा, what will you do? You will try to you will try to either break through the door और आप विंडो पेन तोड़ने की कोशिश करेंगे. This is exactly what the tree is trying to do here. ठीक है, the small twigs have become very hard due to applying so much pressure to free themselves. अब इसमें क्या बात हो रही है कि small twigs जो हैं वो क्या होते हैं, small twigs मतलब छोटी छोटी सी झाड़ियाँ, छोटी छोटी सी झाड़ियाँ जो होती हैं, ठीक है, वो क्या हो रही हैं, बेचारे वो इतनी ज़्यादा परेशान हो गई हैं, उनमें इतनी जान ही नहीं है, वो इतना ज़्यादा एग्जर्शन उन पर ऑलरेडी हो चुका है कि वो समझ नहीं पा रही हैं कि पूरी तरह उनकी जितनी जान है, जितना दम है उनका बेचारों का निकल गया, एग्जर्ट हो गई हैं वो पूरी तरह ये तोड़ते तोड़ते, और अपने आप को ये जो प्रेशर है जो कि वो ब्रेक फ्री होने के लिए जो प्रेशर लगा रही हैं उससे, ठीक है, ये बात समझ में आ गई. नाउ द लार्ज ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज हैव श्रंक एंड हैड बेंट बिकॉज ऑफ बीइंग इनसाइड ऑल द वॉल्स एंड अंडर द रूफ. अब क्या हुआ है, जो बड़ी बड़ी ब्रांचेस हैं, है ना, जो बड़ी बड़ी शाखाएं हैं, ब्रांचेस हैं, उनको क्या हुआ है, उनको इतनी जगह नहीं मिल पा रही कि वो पूरी तरह ग्रो कर सकें. तो क्या हो रहा है उनको, वो कहीं ना कहीं उन ब्रांचेस में या रूफ क्योंकि छत से टकरा रही हैं तो क्या हो रही हैं, वो नीचे बेंट डाउन हो रही हैं, झुक रही हैं, ठीक है, उनको उतनी अपनी जो उनकी ग्रोथ है उतनी बढ़ने की उनको जगह ही नहीं मिल पा रही है. ये उनके साथ प्रॉब्लम है. वेयर दे कैन नॉट ग्रो मच, ट्रीज ट्राई टू मूव स्लोली फ्रॉम देयर एंड लुक लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट फ्रॉम द हॉस्पिटल हु बिकम हाफ शॉक्ड एंड कमिंग ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड. और दूसरी बात, दोनों ही चीज़ें हैं कि पहली बात, एक तो वो थोड़े से संकन है, राइट, क्योंकि हॉस्पिटल में जैसे आप होते हैं तो कहीं ना कहीं एक वो चीज़ें होती है दैट यू आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, सो यू आर काइंड ऑफ इन अ हाफ शॉक मोड बिकॉज ऑफ दैट. एंड सेकेंडली आपको पेशेंट इसलिए कहा गया है बिकॉज दे रियली वांट टू ब्रेक फ्री. मतलब एक टाइम आप कोई पेशेंट होगा या आप और मैं भी अगर कभी हम हॉस्पिटल में रहे होंगे, गॉड फॉरबिड, तो हमारे साथ क्या होता है, सबसे पहले हमें लगता है कि बस किसी तरह कोई घर पहुँचाते, है ना, मतलब बाकी सब ठीक है, सब देख लिया जाएगा, बस हमें घर जाना होता है. तो बिल्कुल वही वाली जो चीज़ें होती है ना कि आप हाफ रिकवर्ड होते हो, फिर भी यू रियली वांट टू गो बैक होम एंड गो बैक टू योर प्लेस. सो दैट इज ऑल्सो द रेफरेंस इन विच द पेशेंट the term patient has been used here, right? Trees try to move slowly from there and look like newly discharged patient from hospital जो कि half shocked हैं on coming to the outside world, but they really also want to go there to the back to the glory of their own world. So this sense में भी patient का जो term है यहाँ पे use किया गया है. Now I sit inside, ये मिटा देते हैं इतना सारा. All right, okay. I sit inside, doors open to the veranda, writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines and the sky is still open. The smell of the leaves and lichen still reaches like the voice into the room. अब यहाँ पे पहली बार उन्होंने अपना जिक्र किया है. अभी तक she was talking about the trees and the forest and everything. For the first time she has brought herself into the picture. All right, and what she is saying, the poet sits in her room, वो अपने घर में बैठी हुई हैं, वो long letters लिख रही हैं, she is writing down the long letter with the door of the house opening into the veranda.
she mentions in a letter about the trees. She mentions in the letter that are moving out of the empty forest. She doesn't mention, ठीक है, she doesn't mention, सॉरी ये थोड़ी सी गलती है, she doesn't mention. कई बार हम लोगों से भी लिखने में गलती हो जाती है एक वर्ड, लेकिन आप सोचिए कि एक वर्ड अगर यूज़ करने में दिक्कत होती है तो कितना एक वर्ड पूरा पूरा मीनिंग पलट देता है ना. तो यहाँ पे बेसिकली होगा शी डजंट मेंशन इन अ लेटर्स अबाउट द ट्रीज दैट आर मूविंग आउट ऑफ द एम्प्टी फॉरेस्ट. मतलब वो यहाँ पे मेंशन नहीं करती हैं. ठीक है. इट इज़ फुल मून नाइट व्हेन द मून इज शाइनिंग इन द ओपन स्काई एंड द नाइट इज़ वेरी फ्रेश. मतलब बहुत खूबसूरत चांदनी रात है. ठीक है. और चांद जो है वो चमक रहा है अपनी पूरी चांदनी के साथ आसमान में, खुले आसमान में. और रात जो है वो बिल्कुल नई नई है, बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल जवान है. ठीक है. द स्मेल ऑफ लीव्स एंड द लाइकन रीचेस द पोएट लाइक द वॉइस कमिंग फ्रॉम द रूम्स ऑफ द हाउस. जो स्मेल है लीव्स की और लाइकन्स की वो अभी भी पोएटस को महसूस हो रही है. वो शी कैन रियली फील दैट लाइक द वॉइसेस विच आर कमिंग आउट, विच आर कमिंग फ्रॉम द हाउस. राइट. अब आखिरी जो अगर हम बात करते हैं तो आखिरी लाइन, आखिरी जो स्टैंजाज है वो आखिरी स्टैंजा लाइक फोर्थ स्टैंजा है वो क्या बोलता है. My head is full of whispers which tomorrow will be silent. Listen, the glass is breaking, the trees are stumbling forward into the night. Winds rush to meet them, the moon is broken like a mirror. Its pieces flash now in the crown of the tallest oaks. ये मेरी favorite lines हैं of the poem, right? अगर आप इनकी imagery देखेंगे ना तो you can actually get lost in the world of imagery and how beautiful the lines have been said and how beautiful they have been put, right? अगर आप इनको पढ़ते हैं कि वो क्या कहती है, मेरा दिमाग जो है, my head is full of whispers, जो कि कल पूरी तरह से सब शांत हो जाएगा. क्यों हो जाएगा? Because the trees will be gone forever, right? ये चीज़ यहाँ पे समझ में आती है. पोएट जो है वो क्या कर रही है? पोएट she is listening to the sounds coming from the leaves and lichens of the trees. और ये साउंड जो है वो कल नहीं होंगे. ठीक है. जब ट्रीज जो हैं वो फॉरेस्ट में चले जाएंगे तब ये आवाज़ें, ये साउंड नहीं होगा. एवरीथिंग विल गो साइलेंट, राइट. These sounds will not be there in the morning as the trees will move out to the forest in the night and will not be in the house by the morning. Now the poet can hear. अब पोएट को वो महसूस हो रहा है, वो ग्लास ब्रेकिंग सुन पा रही है because of the efforts by the twigs. वो जो निकल के, वो शाकल से निकल के बाहर जाने की जो आवाज़ है, वो ग्लास टूटने की, वो जो ब्रेक होने की, विंडो पेन्स ब्रेक होने की जो आवाज़ है वो महसूस कर पा रही है. शी इज़ एबल टू feel that thing very closely, very, very clearly, right? The trees hurry outside, stumbling on each other. As the trees go in the open, it seems like the wind is moving fast towards them to meet them. मतलब जो हवाएं हैं, जो wind हैं, वो उनसे मिलने के लिए बहुत बेसब्र हैं, बहुत they really want to go on and embrace the trees coming back, right? And after going out into the forest, the tall trees stand straight in the forest. उनकी branches जो हैं, कौन सी trees की बात हो रही है, स्पेशल कौन सी ट्रीज है? द टॉल ट्रीज के बारे में यहाँ पे बात जो हुई है वो स्पेशल ओक की बात हुई है. ओक का ट्री मैं आपको बता ही चुकी हूँ, बहुत लंबे पेड़ होते हैं. उनकी ब्रांचेस जो हैं वो जब, मतलब वो किस तरह से होते हैं मालूम है? अगर आप ओक के पेड़ बात करेंगे तो इस तरह से अगर आप बात कर रहे हैं, ठीक है, ये ओक के पेड़ हैं. जैसे आप मान लीजिए कि ओक के पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है. ओक बहुत लंबे होते हैं, मतलब लिटरली अगर आप इनके पीछे से अगर आप बात करेंगे कि मून दिख रहा है ना, तो मून जो है वो किस तरह से बोला है उनने कि मून वैसे तो वाइट होना चाहिए. ठीक है. तो यहाँ से आप समझ लीजिए कि मून जो है वो पूरा छुप गया है पेड़ों के नीचे से. कितना बुरा बनाया मैंने, लेकिन समझ गए ना कि ये ओक के पेड़ हैं पूरे. आप ये पेड़ समझ लीजिए और मून जो है वो कहीं ना कहीं आपको छुपा हुआ दिख रहा है. हालांकि ओक के पेड़ों में ऐसा नहीं होता है, लेकिन ठीक है, समझने के लिए समझो. ठीक है, कि वो फ्रेगमेंट की क्या बात की जा रही है. ठीक है. तो अब आपको क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे कि जो ओक के जो पेड़ हैं, लंबे लंबे ओक के पेड़, इसके पीछे जो है मून जो है कहीं ना कहीं छुप गया है. तो इन मून्स को देख के आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि मून जो है वो अलग अलग पीसेस में, टुकड़ों में टूट गया है. ठीक है, क्योंकि वो पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रहा उन लंबे लंबे ओक्स के पेड़ों के पीछे. अब पोएटिक डिवाइसेस क्या यूज़ की गई हैं ये समझ लो. पहली बात जो है सिम्बोलिज्म और इमेजरी तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं. सिम्बोलिज्म, इमेजरी, ये तो हम यूज़ कर ही चुके हैं.
ये तो हम बात कर ही चुके हैं, बहुत स्ट्रांगली यूज़ किया गया है, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट वी आर अवेयर ऑफ। सिमिली क्या होता है? फिगर ऑफ स्पीच है जो कंपेयर करता है दो डिफरेंट चीज़ों को, कैसे वर्ड्स को, जैसे आपने कहा द पोएम इज़ एज लवली एज अ ट्री, ठीक है, पोएम इतनी खूबसूरत है जैसे ट्री जितनी है, ठीक है। तो ये जब हमने कहा तो हमने कहा सिमिली। और मेटाफर क्या होता है? मेटाफर भी इसी का भाईबंद होता है, जब आप क्या कर रहे हैं, कंपेयर करते हैं दो डिफरेंट चीज़ों को जो कि एक जैसी नहीं है लेकिन आप उसको संबोधित करके करते हैं, ठीक है। कंपेयर्ड विद अ वुमन एंड रेफर्ड टू एज हर, ठीक है। यहाँ पे ये मेटाफर है, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आ जाता है इंजैममेंट। इंजैममेंट क्या होता है भैया? इसका मतलब होता है जब एक लाइन दूसरी लाइन से जाती है, लेकिन अगर आप बात करते हैं मूविंग ओवर फ्रॉम वन लाइन टू अनदर विदाउट स्टॉप, मतलब आपको लगता है कि एक लाइन से दूसरी लाइन में जा रही है, कोई भी आप कह सकते हैं पंक्चुएशन नहीं है या कहीं पे भी कोई किसी तरह का ब्रेकेज नहीं है, उसको हम कहते हैं इंजैममेंट। जैसे मैं कहूँ आई थिंक आई शैल नेवर सी अ पोएम एज लवली आई थिंक दैट आई शैल नेवर सी अ पोएम लवली एज अ ट्री, ठीक है। अगर मैंने ये लिखा है तो इसको मैं क्या कहूँगी? इंजैममेंट। ये एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे समझोगे तो आपको पोएटिक डिवाइसेस ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। नाउ पर्सोनिफिकेशन क्यों हुआ है भाई? पर्सोनिफिकेशन में आपको सिंपल सा समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ट्री और इंसान ऑलमोस्ट उनको इंसानों के तौर पे लिया गया है, मतलब आप उनको क्या मान रहे हैं कि वो फंसा हुआ महसूस करते हैं, वो बंधा हुआ महसूस करते हैं। ये ट्रीज ने हमसे नहीं कहा, हम उनको एज अ पर्सन जो है इंसानी फीलिंग्स के साथ हम उनको प्रिज्यूम कर रहे हैं, राइट। तो इसको हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन होता क्या है? पोएटिक डिवाइस है जिसमें ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स को या एनिमल्स को प्रेजेंट किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अर्थ इज रेफर्ड टू एज अ मदर, ठीक है, जो कि ट्री को फीड करती है। तो यहाँ पे अर्थ जो है वो हमने पर्सोनिफाई करा हुआ है, ठीक है। जब हम कहते हैं मदर अर्थ, तो मदर अर्थ क्या है? पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है। जैसे ट्री इज रेफर्ड एज शी इन द पोएम। अगर आप पोएम की बात करते हैं तो पोएम में ट्री की अगर हम बात करते हैं तो ट्री को एज अ पर्सन रेफर किया गया है, इज रेफर्ड एज शी और एज अ पर्सन इन द पोएम। सो दिस इज पर्सोनिफिकेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? एलिट्रेशन होता है जब सेम लेटर, मतलब सेम लेटर खासकर कंसोनेंट साउंड्स होते हैं ये, ठीक है। एक और टर्म होता है असोनेंस, वो हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आया नहीं है, ठीक है। एलिट्रेशन क्या होता है? जब सेम लेटर या साउंड जो होता है वो आपको रिपीट होता है या उसकी आपको बहुत ज़्यादा सुनाई देता है, या वो आपको साउंड आपको बार बार रिलेट कर पाते हैं आप उससे, तो हम उसको कहते हैं कंसोनेंट साउंड्स, ठीक है। अब इसमें कनेक्टेड वर्ड जो आ रहे हैं जिसमें हमने कहा कि कंसोनेंट साउंड्स, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया था, शी सेल्स सी शेल्स, ठीक है। तो अगर मैंने कहा शी सेल्स सी शेल्स, या कल मैंने एक फेसबुक पे मैंने एक पोस्ट डाला था जिसपे मैंने लिखा संडे सपर, संडे सुपर सपर। हाँ, मैंने क्या लिखा था? मैंने एक पोस्ट लिखा कल फेसबुक पे, उस पर मैं आपको बताती हूँ मैंने कौन सा पोस्ट लिखा, उससे आपको इलिट्रेशन का मतलब बहुत क्लियर होगा, ठीक है। तो मैंने उसमें लिखा था संडे सुपर supper with little two and Stuart Little। अब ये मैंने क्यों लिखा था भाई? ये मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि कल मेरा संडे का दिन था, ठीक है, मतलब मेरा वीकेंड था। तो मैं वो क्या कर रही थी, मैं अपने दोनों बच्चों के साथ, जिनको मैंने क्या बोला, द लिटिल टू, ठीक है, उनके साथ में स्टुअर्ट लिटिल जो है वो मूवी देख रही थी, वो चूहे वाली मूवी है ना। तो वो स्टुअर्ट, क्या नाम था उसमें, मार्गलो एंड स्टुअर्ट लिटिल, राइट। तो मैं वो मूवी देख रही थी, तो वो मैंने लिखा अब लिटिल, हालांकि यहाँ पे एल कैपिटल होना चाहिए क्योंकि लिटिल उसका सरनेम था, ठीक है। तो मैं वो मूवी देख रही थी, तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ, और सपर मतलब क्या होता है, जो इनफॉर्मल सा आप खाना खाते हो, है ना, उसको हम कहते हैं सपर। तो यहाँ पे क्या हुआ, सुपर मतलब बहुत ही अच्छा, संडे ऑफ कोर्स यू नो। तो यहाँ पे क्या हुआ, संडे सुपर सपर विद लिटिल टू एंड स्टुअर्ट लिटिल। अब यहाँ पे क्या चीज आ रही है बार बार? देखो अब यहाँ पे अगर मैं साउंड की बात करूँ तो एक सिंपल सा साउंड है कि एस का साउंड आ रहा है ना बार बार, ठीक है। मतलब अगर आप देखते हैं संडे सुपर सपर, ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये एलिट्रेशन हुआ क्योंकि एस 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 का साउंड जो है बहुत क्लियर है, ठीक है। दूसरी बात हमने की विथ लिटिल टू एंड स्टुअर्ट लिटिल, तो यहाँ पे एस भी आ रहा है और ये एल, ठीक है, ये टर्म यूज हो रहा है। तो आपको क्या मालूम है, इट इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन बीइंग यूज्ड। क्लियर हो गया?
इलिटरेशन का मतलब वेरी गुड। अब रिपीटेशन क्या होता है? रिपीटेशन अगर हम देखते हैं तो किसी भी लिटरेरी डिवाइस का अगर हम बात करते हैं कोई वर्ड या फ्रेज उसका इफेक्ट देने के लिए, ठीक है, उसका मतलब जो इफेक्ट है या उसको इफेक्ट को बढ़ाने के लिए या इफेक्ट को ज़्यादा करने के लिए अगर कोई वर्ड का इस्तेमाल हम ज़्यादा करते हैं, ठीक है, मतलब अगर मैं बात करती हूँ कि एक पोएम में अगर एक वर्ड एक टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल हम ज़्यादा करते हैं तो उसको हम कहते हैं रिपीटेशन। जैसे इस पोएम में अगर हम देखते हैं तो ये जो टर्म आ रहा है अ ट्री, ठीक है, उसको बहुत बार रिपीट किया गया है पोएम ट्रीज में, तो ये आपको पता चल गया रिपीटेशन। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, 6 तो हमने ऐसे मार्क किए हैं और बाकी आपको क्या पता है, आपने सिंबोलिज्म और इमेजरी भी यहाँ पे आती है। तो इन टोटल हमने क्या किया है, इन टोटल हमने बेसिकली 8 लिटरेरी डिवाइसेस, ठीक है, 8 लिटरेरी डिवाइसेस या पोएटिक डिवाइसेस या फिगर ऑफ स्पीच जो है हमने इसमें फिगर आउट की है। ये क्लियर हो गया है? ऑल राइट, अब अपन आ जाते हैं फटाफट क्वेश्चन आंसर्स पे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स में क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है भैया पोएम का, ट्रीज का, ये हम बहुत अच्छे समझ चुके हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने इसको लिखा है इसको इसी तरह से लिख सकते हो। इसका सेंट्रल आइडिया ये है, सिंपल सिंपल सा, कि आप बात करें द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मैन एंड नेचर, ठीक है। जैसे मैंने कहा था ना, मैन वर्सेस नेचर, वो सेंट्रल आइडिया है। प्लांट जो है वो घर में लाया जाता है एज अ सैपलिंग, और जैसे ही वो ट्री में बनता है तो वो कहीं ना कहीं सफोकेट होने लगता है बिकॉज ऑफ द लिमिटेड स्पेस, और हम अपने ऑर्नामेंटेशन के लिए या हम अपने सेंस ऑफ डेकोरेशन के लिए उनको बांध के यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। सो इट डिपार्ट्स टू फील फ्री, सो इट हैज़ टू डिपार्ट टू फील फ्री, दस वो क्या करता है, एम्प्टी स्पेसेस जो है फॉरेस्ट की वहाँ पे मूव करता है, क्योंकि वो उसका रियल घर है जहाँ से हमने उनको काट दिया है या जहाँ से हमने उनको हटा दिया है। मेड बाय मैन्स इनडिस्क्रिमिनेट फेलिंग ऑफ द ट्रीज, ठीक है। ह्यूमन मस्ट अंडरस्टैंड द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ द एक्शन ऑन नेचर एंड मेंड देयर वेज बिफोर इट इज टू लेट, मतलब ये नौबत वाकई आ जाए कि हमारे घरों से पेड़ जो हैं वो रिबेल अगेंस्ट कर दें और वापस कहें कि अब हम जा रहे हैं अपने घर, उससे पहले इट इज बेटर दैट वी अंडरस्टैंड दैट एंड वी गेट to and we check our behavior with it, right? Falling of the trees, indiscriminate felling of the trees नहीं होगा, falling of the trees होगा, ठीक है, falling of the trees कर देते हैं। All right, now let us come to this point. Why is description of the moon different in the beginning and at the end of the third stanza? अब आपको description जो है moon का वो शुरुआत में और बाद में अंतर क्यों आया है उसमें हमें ये समझना है। तो ये मैं आपको समझा दूं कि बिगनिंग में थर्ड स्टैंजा के पोएट कहता है कि वन कैन सी द होल मून शाइनिंग इन द ओपन स्काई, क्योंकि आप घर में बैठ के वरांडा में बैठ के ओपन मून देख रहे थे, राइट। तो जाहिर सी बात है कि वहां पे इतने पेड़ थे ही नहीं कि आपको कोई बाधा है, तो आप घर में वरांडा में बैठ के आराम से पूरा मून जो है वो देख पा रहे हैं। लेकिन क्या होता है, अगर आप बात करते हैं मून सीम्स टू बी ब्रोकन लाइक अ मिरर इन द पीसेस, अगर आप बात करते हैं, लेकिन अगर वो जंगलों में है तो लंबे लंबे ओक के पेड़ जहां पर हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके पीछे मून जो है वो इतने लंबे इतने विशालकाय पेड़ हैं कि उनके पीछे जो है मून छुप जाएगा, ढक जाएगा, और सामने अगर आप सामने से देखेंगे तो आपको लगेगा कि टूट गया है मून, मिरर की तरह टूट गया है पीसेस में, और हम उसका कुछ टूटा हुआ हिस्सा जो है रिफ्लेक्शन जो है वही देख पाएंगे। इस वजह से आप ये क्या डिपिक्ट कर रहा है हमें कि चेंज इज कॉज्ड बाय द शिफ्टिंग ऑफ ट्रीज आउटसाइड, और ये जो है ये घर में है इंडोर, और द डिफरेंस इज क्या लिख सकते हैं हम, द डिफरेंस इज बिटवीन द इंडोर एंड आउटडोर सेटिंग ऑफ द ट्रीज। मतलब इंडोर तो क्या हुआ, घर में है, और आउटडोर मतलब कहाँ, जंगल में। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ऑलराइट, नाउ लेट्स कम टू अनदर वन। Find in the first stanza 3 things that cannot happen in the treeless forest. 3 चीजें जो treeless forest में नहीं हो सकती। पहली बात, इंसेक्ट नहीं छुप सकते। दूसरी बात क्या है, बर्ड्स जो हैं वो क्या नहीं कर सकती, बर्ड्स को छुपने की जगह नहीं मिलती। और तीसरी चीज क्या है, बेचारा सन जो है अपने बरी नहीं कर पाता, इट्स फीट एंड शैडो ऑफ द ट्रीज इन द फॉरेस्ट। ये तीनों चीजें जो हैं हमने फर्स्ट स्टैंजा में पढ़ी हुई हैं, ठीक है। तो एज इट इज इसको लिख देना है। Now, what pictures do these words create in your mind? Sun bury its feet in the shadow. What could the poet mean by the sun's
फीट, सन्स के फीट से क्या मतलब हो सकता है? अब देख लो, ये वो क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगता है कि हम सबसे ज़्यादा डाइवर्सिफाइड वे में कवर कर सकते हैं, ठीक है। ये वो चीज़ें हम कर रहे हैं जो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा डाइवर्सिफाइड हैं इन द वे, ठीक है। अब इसमें जब मैं बात करती हूँ तो सन्स फीट आर द रेज ऑफ सन दैट रीच द अर्थ आफ्टर फॉलिंग ऑन द लीव्स ऑफ द ट्रीज एंड फाइनली रीच द अर्थ सर्फेस। उनको हमने क्या कहा है? फीट कहा है। सन फीट्स आर द रेज ऑफ सन दैट रीचेस द अर्थ आफ्टर फॉलिंग ऑन द लीव्स ऑफ द ट्री, और फिर वहां से छनती हुई धूप जो है वो नीचे आती है, उनको हमने क्या बोला है? रेज ऑफ सन को हमने क्या बोला है? फीट बोला है, ठीक है, और अर्थ सर्फेस पे आती है। गॉट इट? नाउ व्हाट आर द ट्रीज इन द पोएम? What do their roots, their leaves and their twigs do? Where are the trees in the poem? Sorry, अब वो कहाँ पर है? इंडोर है, घर पे हैं, तो हमने क्या लिखा है? The trees are in the poet's house, ठीक है। The roots are working hard to remove themselves from the cracks of veranda. The leaves are making an effort to reach toward the glass in order to come out, and the twigs are making attempt to set themselves free and reach the forest. Clear है? अब हम बात कर लेते हैं व्हाई डू यू थिंक द पोएट डज नॉट मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस इन अ लेटर्स, ठीक है। अब क्या ये रीजन हो सकता है? ये एक थोड़ा सा सोचने वाली बात है, ठीक है, कि उन्होंने साफ साफ कहा कि वेरांडा में बैठ के लेटर्स लिख रही हैं, लेकिन वो ये बात नहीं लिखती कि फॉरेस्ट का डिपार्चर की क्यों बात की गई वहाँ पे, ठीक है। अब फॉरेस्ट में मतलब ट्रीज जो है डिपार्चर कर रहे हैं, दे आर गोइंग बैक टू फॉरेस्ट, ये क्यों नहीं लिखा उन्होंने? अब क्या ये रीजन हो सकता है कि हम इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, या वो इतनी सडन होती है दैट दे लीव अस एम्बैरेस्ड and that is why we do not mention it? इसके ऊपर बात हो रही है। So now what is important is, अगर हम देखते हैं, the poet did not mention the departure of the forest from her house because it is a part of human nature. कहीं ना कहीं हमारा नेचर है कि हम important happenings जो होते हैं अपने आसपास की, because it is such an important thing and still we take it for granted, right? कि हम उनको ignore करते हैं, हम उनको नहीं देखते हैं। We all know that trees are so important for our survival on earth, but still human beings are cutting them for making profits without even thinking of the aftermath. हम उसके बाद भी उनको कट डाउन कर रहे हैं और हम ये नहीं सोचते कि उनका आफ्टरमेथ क्या होगा या उनका क्या आफ्टर इफेक्ट हो सकता है बिना ये सोचे। ऑलराइट, सो ये चीज़ के साथ बेसिकली हम देखते हैं तो हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पोएम पे, जिसके बहुत सारे अगर आप देखते हैं तो इम्प्लीकेशंस हैं, उसका हम आ चुके हैं एंड पे, हमने वन शॉट किया है। मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी कवर कराने की कोशिश की है जो आपको लगता है जो थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं, जिसपे सोचने का एंगल थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, राइट। पर क्योंकि हमने पोएम पूरी पढ़ ली है, पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया है, तो किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे वो आप आराम से कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट विद एनीथिंग दैट यू नीड। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी ज़रूरत, कोई भी चीज़, कोई भी डाउट हो, तो यू can always write down in the comment and I am there to help you out with। अब फटाफट क्या करना है, स्टेप अप अकेडमी को वैसे अभी तक तो आप लोगों ने क्या कर लिया है, सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, लेकिन इन केस नहीं किया है तो प्लीज डू दैट अगेन। ऑलराइट, अगेन मतलब नहीं किया है तो कर लो, और अगर कर चुके हो तो बहुत ही बढ़िया बात है। अगेन का मतलब ये नहीं होता कि लिटरली अगर कर चुके हो तो दोबारा कर लो, मतलब द थिंग इज अगेन मतलब आसपास के जो लोग हैं उनसे बोल दो, भावनाओं को समझा करो यार, ठीक है। बाकी अब आपको मालूम है हमारे यहाँ सारी जितनी चीज़ें हैं, क्या क्या चलती है हमारे यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी होती है। कोई दीदी भैया अगर CUT की तैयारी कर रहे हैं, नीट की, JEE की, तो सब कुछ यहीं हो जाएगा, कहीं भी किसी को जाने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की तो कोई लोड लेने की तो कोई गली नहीं है, ठीक है। अब इसके साथ साथ मेरे साथ साथ हमें कौन टाटा करने आता है, आपको बहुत प्यार से आपको बाय बाय करने कौन आता है, ये हमारा क्यूट सा लिटिल सा गोलू मोलू सा पैंडा, तो वो भी आ गया है, मैं भी हूँ। तो बस थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी देयर, स्टे ट्यून्ड एंड स्टडी वेरी हार्ड। थैंक यू सो मच।